अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास ये क्लास 9th मैथ्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। तो क्लास 9th मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारा सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। डिफरेंट चैप्टर्स के सोल्यूशन मैंने कवर किए हैं और उन सबको सेपरेट प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसके लिए मेरा चैनल देख सकते हैं। तो अब हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी। तो इस चैप्टर के नेम से मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो, जो मैं आने वाले दिन में अपलोड करूंगा और जो अभी तक अपलोड हो चुके हैं वो भी आपको, वो सब के सब इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा एक मैंने फेसबुक पेज बनाया हुआ है सोल्यूशन सबके नेम से। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो मुझे आप इस फेसबुक पेज के थ्रू, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे इसके दो पार्ट्स हैं, तो हमने इन दोनों पार्ट्स का एलसीएम फाइंड आउट करके दिखाना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम पहले थोड़ा सा समझेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल को, फिर हम इनका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख ली है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और ये पहला पार्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समझे एलसीएम कहते हैं किसको है, यानी एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसको कहते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा यहाँ पर, जिसके ज़रिए आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे कि 3 और 5 का एलसीएम निकाल कर बताएं तो वो क्या होगा। तो एलसीएम हम जब भी निकाल रहे होते हैं, इसका मतलब है हम इनमें मल्टीपल्स तलाश कर रहे हैं इन दोनों नंबर्स के। अब जैसे अगर मैं 3 के मल्टीपल लिखूं, 3 के मल्टीपल का मतलब है आपने 3 का टेबल पढ़ लेना है। तो जैसे 3 1 टाइम्स कितना होता है 3, ये पहला मल्टीपल है। 3 2 टाइम्स होता है 6, ये दूसरा मल्टीपल है। 3 3 टाइम्स होता है 9, ये तीसरा मल्टीपल है। 3 4 टाइम्स होता है 12, ये चौथा मल्टीपल है। और 3 5 टाइम्स होता है 15। तो ये मैंने अभी यहाँ तक लिखे हैं आपको समझाने के लिए। तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं और ये इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं 5 के मल्टीपल लिखना चाहूँ तो 5 1 टाइम्स होता है 5, 5 2 टाइम्स होता है 10, 5 3 टाइम्स होता है 15, 5 4 टाइम्स होता है 20, और ये सारे 5 के मल्टीपल है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसको कहेंगे, एलसीएम किसको कहेंगे? ऐसा मल्टीपल जो इन दोनों में हो और सबसे छोटा हो, उसी को हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। तो आप नोटिस करें, इन दोनों के अंदर 15 मौजूद है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और ये सबसे स्मॉलर है, यानी इससे छोटा कोई ऐसा आपको मल्टीपल नज़र नहीं आ रहा होगा जो इन दोनों में मौजूद हो। तो इसको हम बोलेंगे कि 3 और 5 का जो एलसीएम है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो क्या है, वो है 15। तो आप समझ गए होंगे एलसीएम का कंसेप्ट, यानी दोनों नंबर्स का सबसे कॉमन और सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है वही हम कहते हैं उसको एलसीएम। आप देख सकते हैं 15 से छोटा कोई भी नंबर आपको इन दोनों के मल्टीपल में नज़र नहीं आ रहा जो कि इन दोनों में कॉमन हो। आगे जाके कोई आए या ना आए उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हमने सबसे छोटा ढूंढना होता है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है एलसीएम का, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसी तरीके से हमने अपनी इन दोनों एक्सप्रेशंस का एलसीएम निकाल के दिखाना है, यानी एक ऐसी एक्सप्रेशन निकाल के दिखानी है जो कि इन दोनों में कॉमन होगी और उससे छोटी आपको मजीद नहीं मिलेगी, वही सबसे छोटी होगी। तो आइए अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का स्टार्ट हमने हमेशा जिस तरह अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था एचसीएफ निकालते वक्त, कि जितने भी नंबर्स आते हैं आपको इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। तो यही काम आपको एलसीएम में भी करना पड़ेगा कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं सबसे पहले आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो यहाँ पे आप 39 देख सकते हैं, मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से 39 को। मैं सबसे पहले देखूँगा कि 2 के टेबल पर आता है या नहीं आता। तो 2 के टेबल पर 39 नहीं आता, यानी 39 2 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको 3 से चेक करें तो 3 के टेबल पर यह आता है। 3 13 टाइम्स होता है 39, और 13 एक प्राइम नंबर है। आपको पता है प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है या 1 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 1 टाइम्स 3। जब नीचे 1 आ जाए तो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो जाती है। अब इसी तरीके से हमने देखना है 91 को, ठीक है। तो 91 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 91 को आप डिफरेंट टेबल्स पे चेक करें, यानी 2 से स्टार्ट हो जाए और 6 तक आप चेक करेंगे तो आपको किसी पे भी डिवाइड होता नज़र नहीं आएगा कंप्लीटली। लेकिन अगर आप इसको 7 पे चेक करेंगे तो 7 13 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 91। और 13 फिर से प्राइम नंबर है, अभी हम पीछे भी करके आए हैं। तो 13 1 टाइम्स क्या होता है 13। तो ये हमने इन दोनों की क्या कर ली, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने लिखना है इन एक्सप्रेशंस के साथ। तो हम सबसे पहले से जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो उतार लेते हैं। हम लिखेंगे 39 x रेज़ टू पावर 7
वाई क्यूब जी, जो कि हमें क्वेश्चन में लिखी दी हुई थी। और इसको हम 39 की जगह पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। ये 3 और 13 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी हम इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे बेसिकली। इनको प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर होते हैं, तो इसलिए इनका नाम जो है वो पड़ चुका है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब यहाँ पे 3 और 13 है, हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 टाइम्स 13। अब बाकी जो चीज़ें यहाँ पे आपको साथ नज़र आ रही हैं, x रेज़ टू पावर 7, y रेज़ टू पावर 3 और z की कोई पार्ट नहीं, यानी आप इसको 1 चूज़ करेंगे, तो इनको भी आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 7, मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू पावर 1। अब इसी तरीके से आपने 91 को लिखना है, यानी ये वाली एक्सप्रेशन को लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 91 x रेज़ टू पावर 5, y रेज़ टू पावर 6, z रेज़ टू पावर 7 इक्वल्स टू, और 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है वो हमने यहाँ पे की हुई है, इसको भी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी 7 टाइम्स 13, यानी 7 टाइम्स 13। और आगे जो ये वेरिएबल्स हैं इनको बिल्कुल ऊपर जिस तरह लिखा है वैसे ही लिख लेंगे, यानी हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर 5, y रेज़ टू पावर 6 और z रेज़ टू पावर 7। अब यहाँ तक हमने जब कर लिया, अब हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है, जिसको हम शॉर्ट करके लिखते हैं सी डॉट एफ स्टैंड्स फॉर कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो दोनों में मौजूद हो, जो एक्सप्रेशन आपको जिसका आपने एलसीएम निकालना है, उन दोनों में जो चीज़ मौजूद हो वो कॉमन फैक्टर होती है। अब इसमें भी कुछ चीज़ें आएंगी, वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा, आपने वो ध्यान रखनी है। जैसे आप नोटिस करें इधर 13 मौजूद है जो कि इन दोनों में है, तो ये कॉमन हो गया। और ये इन दोनों जो 13 लिखे हुए हैं ये बिल्कुल सेम है, यानी इनकी कोई पार्ट्स में फ़र्क नहीं है। तो इसलिए आप इन दोनों को जस्ट 1 टाइम लिखेंगे इस तरीके से, जो कॉमन होगा उसको 1 टाइम इस तरह लिख लेंगे। तो 13 कॉमन था, मैंने लिख लिया। अब आप देखें इधर x भी कॉमन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऊपर x की पावर 7 है, नीचे x की पावर 5 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नीचे जो है 5 मरतबा x मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर 7 मरतबा x मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x टाइम्स इस तरह करके। तो कॉमन फैक्टर लिखते वक्त हमेशा जो छोटी पावर होगी उसको आपने एज अ कॉमन टर्म उठाना है। यानी कॉमन टर्म उठाने का मतलब मेरा ये है कि जैसे आप देखें ऊपर x रेज़ टू पावर 7 है, नीचे x रेज़ टू पावर 5 है, तो सबसे छोटी पावर बनती है x रेज़ टू पावर 5, तो आप इसको कॉमन लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो कॉमन है इसके अंदर वो x रेज़ टू पावर 5 है। इसी चीज़ को फोकस करेंगे आप आगे भी। आप देखें यहाँ पे y क्यूब है, नीचे y 6 है, यानी y रेज़ टू पावर 6 है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो y रेज़ टू पावर 3 और y रेज़ टू पावर 6 में कॉमन आएगा y रेज़ टू पावर 3। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉमन फैक्टर ढूंढते वक्त जो छोटी पावर्स होती हैं उनको आप कॉमन टर्म के ऊपर उठाते हैं। तो यहाँ पे y रेज़ टू पावर 3 जो है वो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर में लिखेंगे। इसी तरीके से यही रूल आप फॉलो करेंगे यहाँ पे भी दोनों में z है, लेकिन z रेज़ टू पावर 1 जो है वो स्मॉलर है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे z रेज़ टू पावर 1 स्मॉलर जो है वो कॉमन फैक्टर में आ गई। अब ये आपने फाइंड आउट कर लिया कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको अनकॉमन फैक्टर भी चाहिए होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अब आपको क्या चाहिए, अनकॉमन फैक्टर, यानी वो फैक्टर जो कॉमन नहीं आ सके हैं उसको भी आपने यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो अनकॉमन फैक्टर तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे, जो सर्कल हो रहे हैं इसमें से भी कुछ निकल आएंगे, और जो सर्कल नहीं हुए वो तो डायरेक्ट ही पता चल जाएंगे कि ये अनकॉमन है। जैसे आप देखें यहाँ पे 3 और 7 है, यानी कॉमन नहीं आए, तो आप इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब देखें 3 और 7 लिखने से बेहतर है आप इसको या तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लें, या आप इसको 3 टाइम्स 7 डायरेक्ट ही 21 लिख लें। आप याद रखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7, वो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि इनको मल्टीप्लाई ही होना है एंड पे, तो मैंने इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 7 टाइम्स 21 ही लिख दिया है। अब देखिए 13 तो एग्जैक्टली कॉमन है ऊपर, इसलिए इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे इश्यूज़ हैं, क्योंकि देखें इधर पार्ट्स डिफरेंट थी, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ अनकॉमन बचा होगा। नीचे 5 टाइम्स x था जो लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई हो रहा था, ऊपर 7 टाइम x था जो लिखा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इसका मतलब है अगर 5 दोनों के देखे जाएँ तो 5 तो डायरेक्ट कॉमन आए होंगे, वो तो यहाँ पर लिखे जा चुके हैं, लेकिन टोटल ऊपर 7 थे। तो इसका मतलब है जब ऊपर वाले 5 नीचे वाले 5 से कॉमन निकल आए होंगे वो तो यहाँ पर आ गए, लेकिन जो 2 ऊपर बचे होंगे, क्योंकि 7 - 5 होता है 2, तो वो किसी के भी कॉमन में नहीं आए होंगे, यानी वो अनकॉमन में रहे होंगे। तो इसलिए आप उसको लिखेंगे x रेज़ टू पावर 2। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे y क्यूब है, नीचे y 6 है, इसका मतलब है ऊपर और नीचे वाली एक्सप्रेशन में 3 y तो कॉमन आ गए होंगे, लेकिन नीचे ज़्यादा y थे, यानी इधर y रेज़ टू पावर 6 थे, तो 6 में से ये वाली पावर माइनस करें, 6 - 3 कितने होते हैं 3, यानी 3y नीचे अभी भी बचे होंगे जो कि कॉमन नहीं आ सके होंगे ऊपर वाले साथ, क्योंकि ऊपर थे ही नहीं इतने, ऊपर थे ही सिर्फ 3। तो इसका मतलब है आपको अनकॉमन के अंदर y रेज़ टू पावर 3 भी मिलेगा। इधर आप देखिए ऊपर z रेज़ टू पावर 1 था, नीचे z रेज़ टू पावर 7 था, इसका मतलब है ऊपर वाला एक z और नीचे वाला एक z कॉमन आ गया होगा, और नीचे क्योंकि ज़्यादा z थे तो 7 - 1 करें तो 6 बचते हैं, यानी नीचे 6z बचे होंगे, यानी z रेज़ टू पावर 6 मेरा कहने का मतलब है वो बचे होंगे, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे।
तो ये हमारे पास आ गया अनकॉमन फैक्टर। अब आपको एलसीएम का मैं यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। तो एलसीएम क्या होता है बेसिकली, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर यानी C डॉट एफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय, मैं इसको स्मॉल करके शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपके पास कितना है, वो है 13x⁵ y क्यूब और z1, और अनकॉमन ये नीचे ब्लैक में लिखा हुआ है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कॉमन फैक्टर पहले 13x⁵ y क्यूब और z⁴ मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, वो है 21x² y क्यूब और z⁵ तो जो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 13 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टाइम्स 21 होता है 273, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 273। और अब आपको ये भी चीज़ें पता हैं, ये आपने सीखी होंगी चैप्टर नंबर 4 में, कि जब भी दो वेरिएबल्स या कोई ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई होती है जिनकी बेस सेम हो, जैसे आप देखें इधर भी बेस x है, जो पार के नीचे होती है वो बेस होती है, और इस 2 के नीचे भी बेस x है, तो इनकी पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। तो ये 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, यानी x⁵ मल्टीप्लाई बाय x² कितना हो जाएगा, x⁵7। इसी तरीके से y के साथ करेंगे, यहाँ y⁵3 है, यहाँ भी y⁵3 है, तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 + 3 कितना होता है, 6, यानी आएगा y⁵6। इसी तरीके से z के साथ करेंगे, z⁴1 है तो z⁵6 है, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, यानी z⁵7। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया 273। मैं इसी को यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 273 x⁵7 y⁵6 और z⁵7। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1, जो कि मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर टू जो है वो उतार लिया है। अब यहाँ पर भी हमने एलसीएम ही फाइंड आउट करके दिखाना है। तो पहले वही काम करना है कि जितने भी नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 102 से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा 102 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 102 आपको पता है 2 पर डिवाइड होता है, 251 टाइम्स जो होता है वो आपके पास क्या होता है, वो होता है 102। और 51 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 51 3 पे ज़रूर डिवाइड हो जाएगा। 3 17 टाइम्स होता है 51, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। और 17 एक प्राइम नंबर है, जस्ट आप कह लें 17 से ही डिवाइड होगा या 1 से, तो हम यहाँ पे 17 ही लिखेंगे। 17 1 टाइम्स 17 और नीचे 1 बच गया, यानी 102 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। अब इसी तरीके से आप करेंगे 85 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा, 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 4 पे नहीं होगा, डायरेक्ट 5 पे होगा। इसके लास्ट डिजिट 5 है, और वैसे भी आपको पता है इसका लास्ट डिजिट 5 हो, वो अक्सर 5 पे ही डिवाइड होता है। तो 5 17 टाइम्स बेसिकली होगा 85। और आप 17 देख लें, ये फिर से प्राइम नंबर है, तो 17 1 टाइम्स 17 होगा। तो ये इसकी भी हमने क्या कर ली, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब हम बात कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की 187 की। तो मैं यहाँ पे अब 187 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ। 187, तो देखिए 187 एक ऐसा नंबर है, इसको आप जब 2 से स्टार्ट होंगे डिवाइड करना, तो 10 तक आपको किसी पे भी डिवाइड होता नज़र नहीं आएगा। ये आपको 11 पर डिवाइड होता नज़र आएगा, क्योंकि 11 17 टाइम्स जो होता है वो होता है 187। और अगेन 17 प्राइम नंबर है, तो 17 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, 17। आपको कैलकुलेटर्स अलाउ होंगे, आप बहुत इजीली ये बता सकते हैं कि 187 किस पे डिवाइड होगा या किस पे नहीं। और इसके अलावा एक मेथड भी होता है, वो ये होता है कि जैसे अगर आपने ढूंढना हो कि किस नंबर को हम ज़्यादा चेक कर रहे हैं, पहले हमें जल्दी से इसका पता चल जाएगा कि किस पे डिवाइड हो रहा है, तो 187 का आपने जस्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। और जो भी इसका आंसर आएगा उस नंबर से पहले पहले जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उस पर इसको डिवाइड करके देखना है, तो आपको ज़रूर जल्दी से पता चल जाएगा कि ये 11 पर डिवाइड होता है। ठीक है, अदरवाइज़ कैलकुलेटर से काम बहुत ईजी है। तो अब हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है, अब हमने इनको लिखना है, यानी जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं इनको ऊपर नीचे लिख लेंगे ताकि हम इनके अंदर से कॉमन और अनकॉमन तलाश कर सकें। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 102 xy² z, और यहाँ पे 102 की प्राइम फैक्टराइजेशन उतार लूँगा, जो कि है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 17। तो मैं यहाँ पे उतारने लगा हूँ, ये हो जाएगी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 17, जैसा कि मैंने कहा था। आगे आप ये xy² z को इस तरह लिख लें, मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y² मल्टीप्लाई बाय z। अब मैंने लिखनी है 85 की, 85 वाले जो एक्सप्रेशन है, यानी 85 x² yz। अब मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 85 की नोट डाउन कर लूँगा। वो आपके पास है 5 और 17, जिसको आप इस तरीके से लिखेंगे 5 टाइम्स 17, और आगे इन चीज़ों को लिख लेता हूँ, जो कि है x² मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। यानी ये सारी एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स लिखे हुए थे इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया।
इसी तरीके से हम लिखेंगे 187 की, यानी 187 एक्स वाई जी स्क्वायर है, तो 187 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की हुई है, वो है 11 टाइम्स 17। आगे हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसके अंदर कॉमन फैक्टर निकालने हैं और अनकॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं जो इन तीनों में आ रहे हैं। तो इन तीनों में आप बहुत क्लियर है कि 17 आपको नज़र आ रहा है, ये तीनों में कॉमन है। x इन तीनों में मौजूद है, बेशक पार्ट्स का फ़र्क है वो हम एंड पे मैनेज कर लेंगे, लेकिन इन तीनों में कॉमन x ज़रूर है। इन तीनों के अंदर y भी मौजूद है, बेशक पार्ट्स में कुछ फ़र्क है, किसी एक की पार्ट 2 नज़र आ रही है, बाकियों की कोई पार्ट नहीं है, यानी उनकी पार 1 है, लेकिन वो एंड पे मैनेज कर लेंगे। और सेम सिचुएशन z की भी है, इसको भी हम एंड पे मैनेज कर लेंगे। तो कॉमन फैक्टर आइए लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट करके लिखते हैं C.F। तो 17 इन तीनों में मौजूद है, आप एक बार लिखेंगे 17। और कॉमन फैक्टर निकालने के बारे में मैंने आपको बताया है, अगर कोई चीज़ तीनों में कॉमन हो लेकिन उनकी पार्ट्स में फ़र्क आ रहा हो, जैसे आप देखें इस x की पार कुछ नहीं है यानी 1 है, इधर भी x की पार कुछ नहीं यानी 1 है, और बीच वाले x की पार 2 है, तो जो छोटी पार होगी हम उसको प्रेफर करेंगे, यानी x रेज़ टू पावर 1 को हम कॉमन के तौर पर लिखेंगे। हमेशा कॉमन के अंदर हम इस तरीके से किया करेंगे। यही रूल आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। वाई स्क्वायर है, यहाँ पे y रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ पे y रेज़ टू पावर 1 है, तो जो छोटी पार है y रेज़ टू पावर 1, इसको ही हम कॉमन फैक्टर में प्रेफर करेंगे, यानी यहाँ पे आएगा y रेज़ टू पावर 1। और सेम z के लिए, तो यहाँ पे z की जो सबसे स्मॉलर पावर है वो 1 है, तो कॉमन के लिए हम z रेज़ टू पावर 1 ही को प्रेफर करेंगे। इसको आप खाली 17xyz भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि इसके ऊपर 1 डालने की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये हमने निकाल लिए कॉमन फैक्टर। अब इसी तरीके से हमने निकालने हैं अनकॉमन फैक्टर, यानी वो फैक्टर्स जो कॉमन नहीं आ सके हैं उनको हमने सेपरेट करके लिखना है। तो आप देखें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन नहीं आ सके हैं, वो है 2, 3, 5 और 11। ये कहीं पे भी किसी के साथ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहे, तो आप इनको इसी तरीके से लिख लें प्रोडक्ट फॉर्म में, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 11। तो ये तो आपने लिख लिए वो वाले नंबर्स जो आपको कॉमन नज़र नहीं आ रहे। 17 में सबकी पार्ट सेम थी और ये एग्जैक्टली कॉमन है, इसलिए इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। x में आप देखें कि पार्ट सेम नहीं थी, नीचे x पावर 1 थी, ऊपर x पावर 1 थी, बीच में x स्क्वायर था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऊपर भी एक ही x था, लास्ट वाली एक्सप्रेशन में भी एक ही x था, बीच वाली एक्सप्रेशन में 2 x थे। तो इस 2 में से एक x तो इन तीनों के साथ कॉमन बन गया होगा, तो इसका मतलब है बीच में एक x ज़रूर बचा होगा जो कि कॉमन के तौर पे यूज़ होगा, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे, यानी अनकॉमन फैक्टर के तौर पे यूज़ होगा। इसी तरीके से आप देखें ऊपर y स्क्वायर था, बीच में y है और लास्ट में भी y है, यानी ऊपर एक y एक्स्ट्रा था, तो एक y तो इन नीचे वालों के साथ मैनेज हो गया होगा सबके साथ, तो ऊपर एक y एक्स्ट्रा बचा होगा तो वो अनकॉमन में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे 1y। और यहाँ पे z आप देखें इसका भी ऐसा ही है, ऊपर भी एक ही z था, बीच में भी एक ही z था, नीचे 2 z थे, z स्क्वायर है, तो एक एक z तो सबके साथ मैनेज हो गया होगा, वो कॉमन फैक्टर में लिखा जा चुका है। तो सबसे लास्ट में अभी भी एक z बचा होगा, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये z स्क्वायर में से जो बड़ी पार है इसमें से छोटी पार को माइनस करें, तो जो बच रहा होगा वही यहाँ पर आता है, लेकिन आपने फिर भी कोशिश करना है कि आप इनको एक बार क्रॉस चेक कर लें। अब आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें ताकि थोड़ी सी काम हमारे पास आसान हो जाए। तो 2 3 टाइम्स होता है 6 और 6 5 टाइम्स होता है 30, और 30 को फर्दर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 330, यानी इन सारों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 330। x को y और y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं x y z। तो अब हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, और मैंने आपको एलसीएम का पीछे फॉर्मूला बताया है। एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ये मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एब्रीविएशन फॉर्म में। तो अब आपने ये कॉमन फैक्टर को यहाँ पे लिख लेना है जो कि है 17xyz मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर लिख लेना है जो कि है 330xyz, और अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि फाइनल आंसर आए। तो पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 टाइम्स 330 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5610, यानी 5610। x यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी x है, दोनों की बेसिस सेम है, यानी पार्ट्स ऐड होंगी, इनके ऊपर पार कुछ भी नहीं लिखी हुई, यानी 1 कंसीडर करेंगे। सो 1 + 1 2 हो जाता है, जो कि वैसे भी ईजी है। x टाइम्स x कितना हो जाता है, x स्क्वायर। सेम रूल आप y पे भी अप्लाई कर सकते हैं, y टाइम्स y कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। और सेम रूल आप z पे अप्लाई कर सकते हैं, z टाइम्स z कितना हो जाएगा, z स्क्वायर। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो यही है जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हुए इसके ये दोनों पार्ट। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे हम बाकी सॉल्यूशंस के साथ।